बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 11 की प्रिपरेशन करनी है। कोर्स हमारा CS 402 है और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, हमारे पास RE यानी रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, NFA होता है, DFA होता है, TG होता है, GTG होता है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का कोई ना कोई तरीका होता है। बेसिकली ये पांचों जो मैंने इस तरह सर्कल में आपको प्रेजेंट किए हैं, ये क्लीन्स थ्योरम को जो है हम डिफाइन करने के लिए किए हैं कि हर लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का कोई ना कोई तरीका होता है। तो क्लीन्स थ्योरम के अंदर हम ये 5 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये 5 लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने जो है वो लैंग्वेज को ईजीली जो है वो डिफ़ाइन कर सकते। तो इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस करने के लिए ये मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं। ये 5 मेथड्स हैं हमारे पास। ठीक है, जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन, NFA, DFA, TG और GTG। ठीक है, इनको इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो हमारे 3 जो पार्ट्स हैं रेगुलर क्लीन्स थ्योरम के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उनको फॉलो करना है और उनके रूल्स को अप्लाई करना है। उसके बाद क्लीन थ्योरम का इन पांचों में सबसे मेन जो बेनिफिट है ना, वो ये कि इनको सर्कल में लिखने का ये फ़ायदा है कि जब आपने किसी भी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया हुआ है तो आप उससे ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। NFA भी बना सकते हैं, DFA भी, TG और GTG भी। इसी तरह अगर आपने किसी लैंग्वेज को GTG का बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप उस GTG से रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, NFA भी बना सकते हैं, DFA भी और GTG। सर्कल में लिखने का मतलब है कि कोई एक चीज़ भी बनी हुई है उससे आप ये दूसरी चारों चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ भी बन सकती है, तो इस तरह इन सारी चीज़ों से ये आप अपोजिटली दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं। GTG से आप RE भी बना सकते हैं, NFA भी बना सकते हैं, DFA भी और TG भी। इसी तरह अगर आपने TG बनाया हुआ तो TG से आप DFA भी बना सकते हैं, NFA भी बना सकते हैं, RE भी और GT। ये सर्कल बेसिकली यही है कि एक दूसरे को आगे आगे आप बना सकते हैं इन पांचों चीज़ों से आगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आगे आप देखें क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1। हमने बेसिकली इस लेक्चर के अंदर तीनों पार्ट्स को 1 बाय 1 समझना है और ये देखना है कि हर पार्ट जो है क्लीन थ्योरम का वो क्या कह रहा है। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लीन थ्योरम्स का जो है वो कोई एक पार्ट, उसकी स्टेटमेंट और उसका प्रूफ और उसकी एक एग्जाम्पल जो है वो 5 मार्क्स का या 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आ जाता होता है। ठीक है, तो वो कोई एक पार्ट भी पूछ सकता है या फिर आपको क्लीन्स थ्योरम की तीनों स्टेटमेंट्स भी पूछ सकता है। मतलब कि ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको इस क्लीन्स थ्योरम से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप सिर्फ इस एक लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि बार बार आपको कभी स्टेटमेंट, कभी प्रूफ और कभी एग्जाम्पल समझने की ज़रूरत है। एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें आप। अब अगर आप नोट्स में देखें तो क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1 की स्टेटमेंट जो है ना वो ये है, इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन FA देन इट कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेड बाय एन TG एज वेल। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाई हुई हैं और ये भी कहा है कि किस तरह किस वर्ड को रट्टा मारना है और समझना है। ठीक है, उसके बाद ये स्टेटमेंट जो है ना, ये तीनों पार्ट के अंदर एक ही है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि FA और TG की जगह जो है वो बदलती जाएगी। ठीक है, तो पहले के अंदर, पहले क्लीन थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर पहले में लाइन में FA और दूसरी लाइन में TG आएगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, इसका प्रूफ क्या है देखें, सिंस एवरी FA यानी फाइनाइट ऑटोमेटा इज ऑल्सो अ TG ट्रांजिशन ग्राफ है। ठीक है, एवरी FA इज ऑल्सो, ठीक है, तो जो FA होगा वो TG भी होगा। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, ये देखें, जब आपके पास ट्रांजिशन ग्राफ होगा तो उससे आप क्या कुछ बना सकते हो, DFA भी बना सकते हो, NFA भी बना सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन भी, GTG भी। तो बस वो यही कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 के अंदर, सॉरी क्लीन्स थ्योरम के पार्ट 1 के अंदर की स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई लैंग्वेज FA है तो वो TG को भी एक्सेप्ट करेगी। तो आपने भी प्रूफ में यही कहना है कि जो हर FA होता है वो TG को एक्सेप्ट करता है। देयरफॉर एवरी लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय एन FA कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय TG। अब इस प्रूफ के अंदर फ़र्क क्या है, सिर्फ फ़र्क ये है, ये पहली लाइन भी वैसे लिखी हुई है और ये दूसरी लाइन भी वैसे लिखी हुई है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें डिफाइंड का वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, देखें,
Therefore, every language that can be defined by an FA can also be defined by TG. यहाँ पे था कि एक्सेप्टेड बाय एन FA एंड एक्सेप्टेड बाय एन TG। ठीक है, वर्ड का फ़र्क है। स्टेटमेंट को या किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश किया करें, डिफरेंस कहाँ पे है और एक जैसा कहाँ पे है, तो फिर बस मारा रटा और लिख दिया। ठीक है, समझने की ज़रूरत है, बस सिर्फ पहले समझने की। जब समझने की ज़रूरत होती है तो मेरे ख्याल में फिर रटा मारने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों का रटा कामयाब होता है, दैट्स वाई मैं कह देती हूँ कि चलो जी आप रटा मार। एग्जाम्पल देखें, जब आप किसी भी चीज पार्ट को डिफाइन करते हैं तो उसकी एक एग्जाम्पल लाजमी दिया करें, ये आपके मार्क्स को इम्प्रूव करता है कि एग्जामिनर जो है वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि इसको आता है। एग्जाम्पल में देखें, इसके वैसे तो जो दूसरे पार्ट्स हैं उनकी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इसकी भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखते हैं ना तो वो आपके लिए बेस्ट है, आपका टाइम भी वो जो है वेस्ट नहीं होगा और इजीली आप जो है वो थ्योरेटिकली लिख देंगे। एवरी एफ ए कंसिडर्ड एज टीजी, सो देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। देयर इज़ यहाँ आना है, ठीक है, इज़ आना है, देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो आप कोई ना कोई एग्जांपल लेके प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये इजी था तो इसलिए मैंने ये लिख दिया कि आप इस तरह से भी एग्जांपल में लिख सकते हैं कि देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। तब लिखना है जब आप ये ऊपर वाली लाइन लिखेंगे, एवरी एफ ए कंसिडर्ड एज टीजी। ठीक हो गया। अब हमने देखना है क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 हमें क्या कहता है। पीछे वाला था क्लीन्स थ्योरम का पार्ट 1। अब दूसरा देखें क्लीन्स थ्योरम क्या पार्ट 2 हम पढ़ने लगे हैं, जबकि क्लीन्स थ्योरम के 3 पार्ट हैं और हम इस वक्त दूसरा पढ़ने लगे हैं। स्टेटमेंट देखें इसकी क्या है, इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ टीजी देन इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन यानी आर एज वेल। अब मैंने आपको क्या बताया था, पीछे देखें अगर आप, मैंने कहा था स्टेटमेंट हर पार्ट की, क्लीन्स थ्योरम के 3 पार्ट है ना, तो ये पार्ट 1 की स्टेटमेंट भी वही है, सिर्फ यहाँ पे एफ ए है और यहाँ पे टी जी है। ठीक है, पार्ट 2 की भी स्टेटमेंट वही है, याद करने की अलग अलग ज़रूरत नहीं है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ जहाँ पे एफ ए था वहाँ पे टी जी चला गया और जहाँ पे टी जी था वहाँ पे आर ई आ गया। ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या बताना है आपको कि इसके अंदर जो पार्ट 2 है उसके अंदर जो है हम क्या क्या करते हैं, इसके अंदर एन एफ ए भी होता है, एफ ए भी होता है, टी जी भी होता है और जी टी जी भी होता है। इन सब को हमने कन्वर्ट करना होता है रेगुलर एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये सारे रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 जो चीज़ें हैं, तो इनसे हमने ये बताना है कि हमने इनको रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इनको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं स्टेट एलिमिनेशन मेथड। देखें, ये थोड़ा डिज़ाइनिंग में स्लाइड्स में आपको इसलिए प्रेजेंट करती हूँ ताकि थोड़ा इंजॉय करके थोड़ा बच्चा पढ़े और मतलब कि डिफरेंट चीज़ें उसको दिखने के लिए मिले। जब अच्छी चीज़ आपको दिखने के लिए मिलती है तो आपका पढ़ने को भी दिल करता है। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके कि आप जो है वो इंसिस्ट हों देखने के लिए, अट्रैक्टिव हों चीज़ों को, तो जो है वो आपके लिए फ़ायदा है। तो इसलिए मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ये भी एक मेरे लिए आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब भी इन चीज़ों को हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो वो स्टेट एलिमिनेशन रूल्स के ज़रिए ही करना है। तो अब स्टेट एलिमिनेशन रूल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम स्टेट एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एन एफ ए की, एफ ए की, टी जी की या डी जी किसी एक की भी डायग्राम मौजूद होती है ना, तो उसमें 1 बाय 1 एक एक स्टेट को हम रिमूव करते जाते हैं, ख़त्म करते जाते हैं हम। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब ये सारी 1 बाय 1 सारी हम स्टेट रिमूव कर लेते हैं तो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो अब बेसिकली उस जो क्लीन थ्योरम पार्ट 2 की जो एग्जांपल है या उसके जो स्टेप्स हैं कि हमने स्टेट्स को कैसे एलिमिनेट करना है वो मैं आपको नोट से समझाऊंगी। देखें, ये वाला जो लेक्चर है आप देखें 11 है और मैं 11 की ही आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ। ठीक है जी, तो अगर आप यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरी पढ़ लें। देखिए, बेसिकली दिस एल्गोरिथम कन्वर्ट्स द गिवन टीजी टू जीटीजी with initial state along with a single loop or one initial state connected with one final state by a single transition edge. The label of the loop or transition edge will be required regular expression। उसने कहा कि जब हम स्टेट्स को एक इनिशियल लूप से दूसरी सिंगल लूप तक लेकर जाते हैं और स्टेट्स को हम जो है एलिमिनेट करते रहते हैं तो हमारे पास फाइनली रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाता है। तो पार्ट 2 के अंदर सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है
कि हमने देखनी है कि हमारे पास एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स हैं, अगर हैं तो हमने उसको रिमूव करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि इसके अंदर कितनी स्टार्ट स्टेट हैं और कितनी फाइनल स्टेट्स हैं। और ये देखें, स्टेप 1 क्या होता है, पार्ट 2 क्लीन्स थ्योरम के पार्ट 2 का सबसे पहला स्टेप ये होता है, टीजी हैज़ मोर देन वन स्टार्ट स्टेट। तो आपको पता है कि स्टार्ट स्टेट दो हैं, देखें एक ये है और एक ये है। देन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टार्ट स्टेट कनेक्टिंग टू द न्यू स्टेट। ठीक है, उन्होंने कहा है तो फिर अगर एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट हो तो उनको एक नई स्टेट से कनेक्ट करके उसको एक स्टेट का नाम दे। तो हमने ये देखें, अगर आप देखें, ये देखें, तो मैंने क्या किया है, इस 1 और 2 के साथ एक नई स्टेट बना के उसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और जो नई बनाई है ना उसको मैंने नल का नाम दे दिया। अगर आप देखें तो ये साइन नल का है। ठीक है, ये वाला, ये देखें, ये वाला नल का साइन है। इसके साथ मैंने इसको यहाँ पे जो है वो शो करा दिया। तो हमारा फर्स्ट रूल जो है वो स्टेप जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया है कि अब चूँकि ये इस स्टेट के साथ कनेक्ट हो गई, अब इस वक्त ये 1 और 2 ये स्टार्ट स्टेट नहीं है। स्टार्ट स्टेट इस वक्त ये है जो हमने न्यू बनाई है, ताकि ये जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी एक ही स्टार्ट स्टेट हो। ठीक हो गया, ये रूल आपको पता चल गया। इस तरह आपको डायग्राम दी हुई होगी। बेसिकली मैं आपको कोई और भी एग्जांपल दे सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि नोट्स वाली ही देती हूँ, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आपके लिए करना ईजी हो जाए। ये अगर आपको डायग्राम आती है, ठीक है, और कहा जाता है कि क्लींस पार्ट 2 जो है इसके ऊपर अप्लाई करें और इसको रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लेके आएँ। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में फॉर्म में लेके आने का मतलब ये होता है कि आप उनकी स्टेट्स को रिमूव करते जाएं। अब स्टेप 2 देखें, स्टेप 2 में वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले में क्या करना है, फिर से बता दूं, एक नई स्टेट बना के तो जो एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स पड़ी हैं उनके साथ कनेक्ट कर देना। दूसरा स्टेप देखें, इफ़ अ टीजी हैज़ मोर देन वन फाइनल स्टेट, मोर देन वन फाइनल स्टेट। पहले उसने कहा था इनिशियल स्टेट, ये हमारी इनिशियल स्टेट थी, और ये दो हमारी फाइनल स्टेट थी। अब दूसरे स्टेप में कह रहा है कि अगर एक या एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट है, देन इंट्रोड्यूस अ न्यू फाइनल स्टेट, तो उसको भी आप एक नई फाइनल स्टेट बना के उसके साथ कनेक्ट कर दें। तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखें, सेकेंड स्टेप के लिए मैंने क्या किया, एक नई फाइनल स्टेट बनाई प्लस के साइन के साथ, आपको पता है फाइनल स्टेट होती है, तो उसको भी मैंने इन दोनों के साथ कनेक्ट कर दिया और उसको मैंने नल के साथ जो है वो शो करा दिया, यानी उसको नल का नाम दे दिया। तो इस तरह से आपका क्लीन्स थ्योरम के पार्ट 2 का जो स्टेप्स हैं, 2 स्टेप आपने फॉलो कर लिए। एक में आपने इनिशियल स्टेट को बना के कनेक्ट कर दिया, दूसरे स्टेप में आपने फाइनल स्टेट को बना के कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। थर्ड स्टेप हमें क्या कहता है, थर्ड स्टेप कहता है, if a state has two more than one incoming transitions edges labeled by the corresponding REs from the same state, ठीक हो गया। इसके बाद then replace all these transition edges with a single transitions। अच्छा, ये मैंने आपको कहा था ना कि जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा ट्रांजिशन एजेस हो तो आपने बेसिकली करना क्या है, ये जो ऊपर वाली लाइन जा रही है इसमें देखें, ये वाली डायग्राम में ये जो ऊपर वाली लाइन जा रही है, इस पूरी को आपने क्या करना है, ये देखें, एक R1 के साथ शो करा दिया। ठीक है, और ये जो नीचे वाली सारी जा रही है उसको आपने R2 के साथ शो करा दिया। ठीक है, अब ये डॉट 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 जो है ये किसको शो कर रहे हैं, ठीक है, 4 और 5 दो आपने स्टेट्स ले ली हैं अपनी। ठीक है, और दोनों स्टेट्स के साथ सारी स्टेप्स को रिमूव करके सिंपल R1 और R2 जो हैं आपने इसके ट्रांजिशन एजेस बना लिए हैं। ठीक है, R3 और R4 उसकी लूप्स थी आपके पास, ये देखें, ये 3 और ये 4, ये आपने 3 और 4 की लूप से ये पीछे से आ भी रहा है और आगे की तरफ जा भी रहा है, यानी आपने इसको रिमूव किया। ये हमारा स्टेप 3 है। अब अगर आप स्टेप 3 को इस तरह से नहीं ना बनाना चाह रहे, आपको ये मुश्किल लग रहा है, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि कोई भी जितनी मर्जी भी बड़ी हमारे पास NFA DFA GTG कुछ भी हो, आप उसको सिंगल TG में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी आप एक इनिशियल स्टेट लें, एक फाइनल लें, 4 और 5 को आपने ले लिया, एक सिंपल लाइन लगाई, उसको R1 प्लस R2 के साथ आपने सिंपल एक लाइन लगानी है। ये R1 प्लस R2 मैंने इसलिए लिखा है, देखें, R1 ऊपर था, R2 नीचे था, तो ऑब्वियसली इसको जब एक लाइन पे शो करेंगे तो इसके दरम्यान प्लस का साइन लगाएंगे ना, क्योंकि ये इसको हम मर्ज कर रहे हैं। ठीक है,
तो R1 प्लस R2 लगा दिया। इसी तरह 5 के ऊपर मैंने लूप लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि 5 की R3 पे भी लूप थी, R4 पे भी लूप थी। अब हमने इसको इकट्ठा करना है, तो मैंने एक ही लूप लगा के R3 प्लस R4 को इकट्ठा कर दिया। तो इस तरह आप उससे भी ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, और किसी एक स्टेट के ऊपर भी इनको R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन Rn तक ले जा सकते हैं। ये है हमारा स्टेट एलिमिनेशन मेथड के हमने क्लीन्स थ्योरम के पार्ट 2 को, ठीक है, जो है हमने किस तरह से डायग्राम को रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लेके आना है स्टेट्स को एलिमिनेट करते हुए। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप 1 ये होता है कि इनिशियल स्टेट एक से ज़्यादा है तो एक नई इनिशियल स्टेट बना के उसके साथ कनेक्ट कर दो। स्टेप 2 है कि अगर फाइनल स्टेट यहाँ एक से ज़्यादा है तो उसको एक नई फाइनल स्टेट बना के उसके साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है, थर्ड स्टेप ये होता है कि आप उसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। एक इनिशियल स्टेट उठा लो, एक फाइनल उठा लो और उसको किसी एक पे ही ड्रॉ कर दो। ठीक है, सिंगल ट्रांजिशन एजिस बनाकर उसको फिर लेबल कर दो। उससे भी सिंपलेस्ट ये होता है कि सिर्फ एक लाइन के ऊपर आप उनको मर्ज करके लिख दो। उससे भी सिंपलेस्ट ये होता है कि किसी एक स्टेट, यानी ये 5 ले लिया मैंने, 4 और 5 में से एक स्टेट ले ली, उसके ऊपर लूप्स लगा के लिख दिया। उससे भी सिंपलेस्ट ये होता है कि किसी एक स्टेट के ऊपर आप लूप लगा के उनको प्लस की फॉर्म में सो ऑन कर दो एन टर्म्स। ठीक है, अब जो है ये बाईपास एलिमिनेशन मेथड स्टेप 4 है। ये वही है कि किसी उन सारी स्टेट्स को लिख दो, इसको आप छोड़ें। ठीक है, उसके बाद हम अपने पीछे उसी पे जाते हैं जो हमारा लेक्चर। अब आपको इनकी समझ तो आ गई होगी ना कि जब हमारे पास NFA की डायग्राम हो या FA की हो या TG की हो या GTG की हो तो हमने उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेट एलिमिनेशन मेथड, यानी 1 बाय 1 स्टेट्स को एलिमिनेट रिमूव करते जाते हैं। ये हमारा क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 हो गया। अब हमने पढ़ना है क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3। ये देखें, अब क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 की भी स्टेटमेंट वही है जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं पार्ट 1 की और पार्ट 2 की। ठीक है, तो अब सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि जहाँ पे कि यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन होता है यानी RE और यहाँ पे होता है FA। ठीक है, स्टेटमेंट वही है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल है सिग्मा इज इक्वल टू A, B। ये हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स से हमने बनाना है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर उसने कहा है A, B, यानी कि आपके पास A मस्ट होना चाहिए रेगुलर एक्सप्रेशन के दरम्यान, आगे पीछे जो मर्जी हो। तो मैंने क्या किया, ठीक है, A या B मस्ट होना चाहिए आपके रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो मैंने क्या किया, A प्लस बी होल का स्टार स्टार्ट में लिख दिया और A प्लस बी होल के स्टार को एंड पे लिख दिया और दरम्यान में A लिख दिया, क्योंकि A मस्ट होना चाहिए क्योंकि ये हमारे स्ट्रिंग्स में मौजूद है A, B। अब हमने सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन था, फिर मैंने इसका बनाया रेगुलर एक्सप्रेशन, फिर मैंने अब इसका बनाना है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में आपको मैंने बताया हुआ है, फाइनल के जो लेक्चर्स हैं उसमें भी मैंने बताया हुआ है और मिड के जो पीछे से आ रहे हैं उनमें बताया है कि जिसके ऊपर स्टार नहीं होता सबसे पहले हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या किया, एक इनिशियल स्टेट ले ली, एक फाइनल स्टेट ले ली और एक लाइन खींच के इसके ऊपर लिख दिया A। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला A ड्रॉ हो गया। अब बाद में ये लूप मैंने लगाई है, तो ये लूप मैंने क्यों लगाई है, ताकि क्योंकि आपको पता है जिसके ऊपर स्टार होता है इसके ऊपर लूप लगती है। तो यहाँ पे B के साथ A भी आना है, मैं लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, A प्लस बी होल का स्टार का मतलब है लूप लगाई और A, B लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे एंड पे भी A प्लस बी होल का स्टार है तो मैंने फाइनल स्टेट पे भी लूप लगा के A, B लिख दिया। तो ये हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा यानी FA बन गया। तो क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 हमें ये कहता है कि हर रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो एक्सेप्ट करता है फाइनाइट ऑटोमेटा को। देखें, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन था, इसने एक्सेप्ट किया फाइनाइट ऑटोमेटा को, तो ये हमने डायग्राम बना ली। ये देखें, इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एन RE देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन FA। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है ना कि क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 को प्रूव करें, तो आपने क्या करना है, ये स्टेटमेंट लिखनी है और ये एक एग्जाम्पल दे देनी है, तो इससे एग्जामिनर को काफ़ी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब एक और चीज़ है, जैसे मैंने क्लीन थ्योरम का पार्ट 1 तो बहुत इजी था, उसमें प्रूफ था ही नहीं, मैंने लिख दिया था कि सिंस एवरी TG FA इज़ अ TG सो देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। अब जो स्टेप क्लीन्स थ्योरम का रूल क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 था उसके मैंने स्टेट एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए आपको समझा दिया, उसमें वो होता है। अब रूल्स ऑफ पार्ट 3 यानी
इसके क्या रूल्स हैं, ठीक है। इसके इसी तरह पार्ट 3 के अंदर क्लीन्स थ्योरम का जो पार्ट 3 है उसके अंदर भी हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। उनमें रूल 2 अगर देखें तो यूनियन ऑफ 2 एफ ए होता है कि यूनियन ऑफ 2 एफ ए का हमारे पास अलग से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर हमारे पास कॉन्कैटिनेशन ऑफ 2 एफ ए होता है, फिर क्लीन्स क्लोजर ऑफ एफ ए एंड क्लीन स्टार ऑफ एन एफ ए, ठीक है। ये रूल आपको याद रखने चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 के रूल्स कौन कौन से हैं, तो आपने क्या करना है, यूनियन ऑफ 2 एफ ए, कॉन्कैटिनेशन ऑफ 2 एफ ए, क्लीन्स क्लोजर ऑफ एफ ए एंड क्लीन्स स्टार ऑफ एन एफ ए। यहाँ पे क्लोजर का वर्ड है जबकि यहाँ पे स्टार का वर्ड है। ये दो वर्ड्स का डिफरेंस है, आगे ऊपर नीचे एक जैसा ही लिखा हुआ है, ठीक है जी। आगे अगर हम देखें कि रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन की क्या होती है, अगर आपको 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए या 5 मार्क्स का आ जाए कि रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है, प्रूव करें या इसकी कोई एक एग्जांपल दें, तो आपने उसको इस तरह से एक्सप्रेस करना है। ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो सपोज कर लें कि आपके पास दो लैंग्वेजेस हैं, एक ये है रेगुलर एक्सप्रेशन 1 जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में यानी ए स्टार बी, एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन 2 है जो कि प्लस की फॉर्म में। ये दो अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन हमें ये कहता है कि अगर आप इन दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन को इस तरह से इकट्ठा करके लिख लो प्लस की फॉर्म में, ये प्लस की फॉर्म बेसिकली यूनियन भी कहलाती है, तो अगर आप प्लस की फॉर्म में लिख दें तो हमारे पास एक नया रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है जो कि हमने R3 के नाम से दिया है। अब फिर वो क्या कहता है, अगर इसी दोनों लैंग्वेजेस को, यहाँ पे तो था ना हमने प्लस लिखा यानी यूनियन लिया, जैसे कि मैंने पिछला रूल एक बताया यूनियन ऑफ 2 एफ ए, तो ये बेसिकली यूनियन लिया जा रहा है 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस का, ठीक है। इसी तरह अगर वो कह रहा है कि अगर आप इन दोनों लैंग्वेजेस को यानी RE1 को और RE2 को अगर आप इस तरह प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखोगे या इसको कह ले कि कॉन्कैटिनेशन की फॉर्म में लिखोगे यानी जोड़ के, तो एक नया रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है जिसको हमने R4 का नाम दिया है, ठीक है। तो ये देखें दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा था, कॉन्कैटिनेशन ऑफ 2 एफ ए। ये देखें ये कॉन्कैटिनेशन ऑफ 2 एफ ए, तो ये भी हमारा हो गया अप्लाई। इसी तरह वो कह रहा है कि अगर आप रेगुलर इन दोनों लैंग्वेजेस को रेगुलर एक्सप्रेशन को RE1 को और RE2 को इस तरह से आप ब्रैकेट की फॉर्म में ऊपर स्टार लगाकर लिखेंगे तो तब भी एक नया रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा जिसको हमने R5 का नाम दे दिया। और ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है, ये देखिए क्लीन स्टार ऑफ एन एफ ए। ये स्टार मैंने कहा था ना, तो बेसिकली ये वाला ये देखें ये स्टार को फॉलो कर रहा है, ठीक हो गया। अब ये मैंने आगे क्या लिखा है ये भी मैं आपको बता, ठीक है। तो अब बेसिकली जब RE1 को और RE2 को आप यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, ए स्टार बी, ये देखिए मैंने लिख दिया ए स्टार बी प्लस प्लस के बाद RE2 आएगा, तो प्लस के बाद RE2 का क्या है ए प्लस बी होल का स्टार, तो ये मैंने लिख दिया ए प्लस बी होल का स्टार। इसी तरह RE1 और RE3 को जब आप अच्छा ये एक मिस्टेक हो गई है कि जब आपने RE1 और RE2 का यूनियन लिया तो RE3 आया आपके पास, तो RE4 पे आपने क्या लिखना है, RE1 और RE3 यानी जो लैंग्वेज नई बनी है उसका आप कंकैटिनेट करेंगे तो एक नया रेगुलर एक्सप्रेशन R4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, RE1 किसके बराबर है ए स्टार बी के, तो मैंने लिख दिया ए स्टार बी। RE3 किसके बराबर है, वो है ए प्लस बी होल का स्टार, तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी होल का स्टार। यहाँ पे RE3 नहीं आना, यही मैं सोच रही थी कि मैंने यहाँ पे RE3 कैसे लिख दिया, यहाँ पे RE2 ही आना है, ये दूसरी वाली रेगुलर एक्सप्रेशन ही आनी है। जैसा मैंने आपको पहले समझाया ना वैसे ही होना है, ठीक है। नई लैंग्वेज नहीं लिखनी है यहाँ पे RE2, तो ये ए प्लस बी होल का स्टार RE2 का लिख दिया। इसी तरह RE1 की हमारे पास क्या है ए स्टार बी, तो मैंने लिख दिया ए स्टार बी, और ये स्टार इसके ऊपर ऑलरेडी था तो मैंने वो एज इट इज़ लिख दिया। तो ये हमारा बेसिकली रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक समझने की चीज़ ये है कि हमने कहा कि हर रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा यानी एफ ए को एक्सेप्ट करता है। तो आपने ये देखना है कि अगर हमारे जिस तरह हमारे पास ये दो अलग अलग लैंग्वेजेस थी ना RE1 और RE2, इसी तरह अगर हमारे पास दो FA अलग अलग से हों कि FA1 और FA2, तो हमने उसका कैसे लेना है, ये यूनियन, ये कॉन्कैटिनेशन, ये हमारे पास स्टार क्लोजर, तो उनका भी ऑब्वियसली एज इट इज़ ही आएगा। जैसे ये रेगुलर एक्सप्रेशन का होता है ना, ऐसे FA का भी बिल्कुल वैसे ही आएगा। अब अगर आपको वो रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ FA की कह देना तो आपने यही बेशक लिख दीजिएगा, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन की जगह आपने क्या लिखना है, FA FA FA।
ठीक हो गया। उसको बस FA में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। VU के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर किया करें लिंक। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह खैर।